एसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम पैनलिस्ट को शमसन जावेद और मेज़बान फैसल लियास की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन, आज के टॉक शो का मौज़ूए गुफ्तगू है जबरी तब्दीली मज़हब और निकाह का बिल और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात। नाज़रीन, जबरी तब्दीली मज़हब और निकाह अक़लियतों की नस्ल कशी के मुतरादिफ समझा जाता है। ये नस्ल कशी का सिलसिला आओ पकार का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला तवील होता ही चला जा रहा है। जब भी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है तो मुल्क के कदामत पसंद हलकों की जानिब से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल हो या जबरी तब्दीली मज़हब का बिल हो, सख्त मज़ामत शुरू हो जाती है। आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि ये बिल ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि तबलीग को रोकने की भी एक साजिश है। ऐसी सोच से नफरत को मजीद आग मिलती है। तो यहाँ एक जरूर बात वाज़िया करता चलूं कि ऐसा कोई खदशा या ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतें मुल्क की वफादार हैं और वो कहीं से हिजरत नहीं करके आई, जिसकी अक्सर औकात एग्जाम्पल दी जाती हैं हिंगो या हिंगिया या कहीं और किसी कंट्री की। इसी मट्टी से हमने जन्म लिया और इसी के वफादार हैं और कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि हम अक़लियतें किसी ऐसी मनफी सरगर्मी में मुलव्वस हों। तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसी ज्यादती है, जबकि पाकिस्तान ने चार्टर्ड यूएनए का है या यूरोपियन यूनियन का है, उस पे साइन किए हैं कि मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम पे जबर ना किया जाए। आज़ादी, मज़हब तब्दील करने की आज़ादी कोई भी नहीं रोकता कि हम चाहें, लेकिन उसकी एक हद ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह आजकल बहस शुरू हो गई 18 ईयर की कि ना वो मज़हब चेंज कर सकता है और ना ही जो है वो निकाह कर सकता है 18 ईयर या 16 ईयर की। तो हम यही चाहते हैं कि हमें ज़िंदा रहने और जीने का हक दिया जाए। इसी के साथ मैं फैसल लियास के हवाले करता हूँ आज का सारा प्रोग्राम कि वो इसको शुरू करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैमसन साहब कि आपने आज के सारे प्रोग्राम का इंट्रो दिया। आज हमारे साथ बहुत ही डाइवर्स पैनल है। जैसे कि आप सब देखते हैं कि फादर डॉक्टर जेम्स चनन जो कि एक मारूफ शख्सियत हैं, मजहबी रहनुमा हैं और हमेशा माइनॉरिटी राइट्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इसी तरह हमारे साथ सेनेटर कामरान माइकल साहब हैं जो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। इनके साथ साथ नबीला फ़िरोज़ भट्टी साहिबा हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हैं सोशल सेक्टर के अंदर, और आज हमारे इस प्रोग्राम में ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ डॉक्टर जयपॉल छापड़िया साहब हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं माइनॉरिटी राइट्स को लेके, और हम पूरे पैनल का दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर जयपॉल साहब से कि जिस तरह से एक बिल पेश किया गया माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर और फोर्स कन्वर्जन के ऊपर, फोर्स मैरिजेस के ऊपर, जिसमें ये बुनियादी सवाल रखा गया कि जब हम वोट देने का हक 18 साल में देते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि कवानीन मौजूद हैं जिसमें हम शादी के लिए 18 साल की एज मुख्तस करते हैं, तो मज़हब की तब्दीली के लिए भी कोई एज मुख्तस की जानी चाहिए, जिसके ऊपर एक रिएक्शन हमारे सामने है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल को जिस तरह से एंटरटेन नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके ख़्याल में इसके ऊपर
जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, इसमें दोस्तों बात ये है कि माजी में जैसे कोई भी केस होता है ना, उसका वकील अगर बेहतर होगा तो आपकी एडवोकेसी बेहतर होगी। हमारे मुल्क में शुरू से, क्योंकि एक तो मिनार्टी कमीशन भी जो बनी है, पहली दफा हुआ है कि उसका चेयरमैन नॉन मुस्लिम को बनाया गया है। नहीं तो हमें एहसान के तौर पर माजी में जितनी मिनार्टी कमीशनें मिली तो उसका चेयरमैन भी जो है मुसलमान दिया जाता था। और आज भी मुझे इस पे एतराज था कि 2 मुस्लिम मेंबर हैं जो नहीं होने चाहिए। ओनली कमीशन शुड बी फॉर द मिनॉरिटीज। नंबर 1 ये तो क्लियर। अच्छा, दूसरा हम फोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं। अब फोर्स कन्वर्जन क्या है, मैं कहता हूँ, अच्छा आपकी आवाज़। मैं समझता हूँ कि जो फोर्स कन्वर्जन है, हम जो गैर मुस्लिम हैं तमाम उस लड़कियों का कन्वर्जन जो 18 साल की नहीं है, भले वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होती हैं या स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन हम उसको फोर्स कन्वर्जन समझते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो 99% लड़कियां चली जाती हैं वो एक तो पढ़ी लिखी नहीं होती। हमारे पास बहुत कम मिसालें हैं, कोई आईपीए की लड़की, कोई लम्स की लड़की, कोई बड़ी पढ़ी लिखी लड़की गई हो, वो एक दो चंद मिसालें हैं। और वो पढ़े लिखे डॉक्टरों से, इंजीनियरों से उनकी शादी हुई है जिसपे, और प्रॉपर एज में हुई है, उस पर हमें एतराज भी नहीं है। हमें एतराज उसमें है जो 12 साल की लड़की है, 13 साल की लड़की है, वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसको इस्लाम की ना खबर है ना अपने मजहब की खबर है। और उसको, और दूसरा, जब चाइल्ड मैरिज लॉ बना हुआ है हमारे मुल्क में, अगर वो लड़की ये जबरदस्ती समझते हैं, ये मजहबी तौर पर उसको कन्वर्ट भी करते हैं, तो कभी उसको बेटी और बहन करके इन्होंने पाला नहीं है आज तक। उसकी शादी उस वक्त क्यों कराते हैं? अगर चाइल्ड मैरिज लॉ 18 साल का है तो उसको आप 6 साल के लिए अपनी बेटी करके पाले। लेकिन ऐसा एक भी मिसाल हमारी सोसाइटी में मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि तमाम लड़की या लड़का कोई भी 18 साल से नीचे कन्वर्ट होगा तो वो पोस्ट कन्वर्जन है। मैं उसकी एक मिसाल, नई मिसाल जो अभी मैंने हिस्ट्री में पढ़ी है, 1927 के सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कलकत्ता के अंदर 30 और 31 दिसंबर को जो उनका सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि कोई भी मुसलमान लड़की या लड़का 18 साल से पहले कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये ये इसका सबूत मिल जाएगा, इसकी किताब भी मौजूद है और इसको निकाला जा सकता है। और दूसरा, इसका अमली पहलू ये है कि जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शादी की थी तो वो रुति के घर में जिससे शादी हुई थी पहले से जाते थे, लेकिन उनको भी इंतजार करना पड़ा था कि रुति जब 18 साल की हुई थी तब वो शादी कर पाए थे। और ये एग्जाम्पल मैंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को भी दिया था हमारी मीटिंग में, तो चीफ जस्टिस ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि इसको आप रेज कर सकते हैं इस इशू को। तो मैं समझता हूँ कि हम इन तमाम चीजों पे, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं माजी में डिवाइड रहे हैं और हमने मिलके कोई इस पे फोकस नहीं किया, तो हमारे इसको हम मंजूर नहीं करवा पाए। अभी भी मैं समझता हूँ रियासत को स्टेट को रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टेट की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। और मैं मिनार्टी कमीशन का मेंबर होते हुए कहता हूँ कि जब तक ये लॉ हमें सपोर्ट नहीं देंगे, हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो पूरी दुनिया में हमारी कंट्री की बदनामी होती रहेगी। जब रियासत ये लॉ बना सकती है कि 18 साल से छोटा बच्चा वोट नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? ये कहीं इस्लाम में लिखा हुआ नहीं है, ये कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ कि 18 साल से छोटा बच्चा वोट नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि ये रियासत ने बनाया है कानून, तो ये हमारा कन्वर्जन का जो कानून है, क्या हमारे मुल्क का सदर 30 साल का क्यों नहीं हो सकता? ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा हुआ कि नहीं हो सकता। लेकिन हमारी रियासत ने कानून बनाया है कि वजीर आजम बनने की या सदर बनने की एक एज है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए एक एज बनाई है। अगर 15 साल का बच्चा ड्राइविंग कर सकता है तो उसको लाइसेंस क्यों नहीं देते? ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा हुआ कि 15 साल का बच्चा कार नहीं चला सकता। लेकिन रियासत समझती है कि 18 साल से जो कम उम्र का बच्चा है वो मेच्योर एज नहीं है, और सारी दुनिया इसको फॉलो करती है, इंटरनेशनल सोसाइटी इसको फॉलो करती है। और अभी हमारे रियासत को, हमारे जो वज़रा को, हमारे वजीर आज़म को, हमारे सदर को सोचना पड़ेगा कि हमारा फैसला मौलवी नहीं करेंगे,
क्योंकि मौलवी की अप्रोच उतनी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि सारे सोसाइटी के फैसले मौलवी करेंगे, तो ये भी उनको फैसले दिए जाएं कि कंट्री को कैसे चलाना है, वजीर आजम कैसे बनेगा, पार्लियामानी सिस्टम होगा या नहीं होगा, सदारती होगा, ये सब ये पार्लियामेंट करेगी। ये पार्लियामेंटेरियन का राइट है। तो हम समझते हैं स्टेट को इसमें इंटरफियर करना पड़ेगा, स्टेट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इस पे मैं समझता हूँ जैसे कायदे आज़म ने अमल किया था कि 18 साल की रोटी के लिए उन्होंने इंतजार किया था, और जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उस वक्त मुसलमान लड़कियों के साथ ये इशू था, 1927 में मुसलमान लड़कियां इंडिया में कन्वर्ट हो जाती थी, तो इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये रेजोल्यूशन पास किया था। तो आज हम समझते हैं कि हमारी बच्चियां जो कन्वर्ट होती हैं वो मेच्योर नहीं है। हमने कभी एतराज नहीं किया, पढ़ी लिखी डॉक्टर कोई कन्वर्ट हुई है, इंजीनियर कोई कन्वर्ट हुई है। आज भी अगर पढ़े लिखे लोगों को आपने देखा, अब्दुल मजीद शेख साहब कन्वर्ट हुए थे, सिंधी जो ठट्टे के, उन्होंने तो बड़ी इस्लाम की खिदमत की। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने इस्लाम की खिदमत। लेकिन अभी इस वक्त कोई भी लड़की जो कन्वर्ट हुई है, किसी ने भी इस्लाम के लिए कोई रोल प्ले नहीं किया, उनको इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो अनवर काकड़ ने एक बेहतर रोल प्ले किया था, लेकिन उसके बाद में हमें रुकावटें आ रही हैं, जो हम दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। एक तरफ हम तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे कन्वर्जन एज 18 हो, दूसरे तरफ एक रिलीजियस सेक्शन है जो इस पे एतराज कर रहा है। तो इसका डिसीजन जो होगा वो हमें स्टेट को करना पड़ेगा कि हमें सपोर्ट करे, हमें वजीर आज़म सपोर्ट करे, हमें प्रेसिडेंट सपोर्ट करे, हमें किबला आयाज साहब सपोर्ट करे, इस्लामी नजरियाती काउंसिल सपोर्ट करे, ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, कि हमें इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मुल्क की बदनामी होती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत जी ही खूबसूरती से आपने वो तमाम रिजर्वेशंस को सामने रखा, और बड़ा क्लियरली हमें नज़र आया कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हमारी इस्लामी जमातें हैं, जिनके दोनों के दरमियान जो खला है उसको पूरा करने के लिए स्टेट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे देखने वालों को बड़े क्लियरली बताया। अभी मैं अपना सवाल लेके चलूँगा कामरान माइकल साहब, जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं, और पॉलिटिकली वो क्या समझते हैं कि इस सारे मामले को किस तरह से देखा जा सकता है, और आप क्या समझते हैं कि ये जो सारे बिल के अंदर जो रिजर्वेशंस हैं कम्युनिटी की, माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उसमें पॉलिटिकल रोल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? आप इसके ऊपर थोड़ा वाज़ह कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। एक तो मैं ये सलाह कर दूँ कि मैं हुकूमती नुमाइंदा नहीं हूँ। हुकूमत जो है वो इस वक़्त हमारी नहीं है। हुकूमती नुमाइंदा हुकूमत की पॉलिसी को डिफेंड करता है। दूसरी बात ये है कि बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर जयपाल साहब ने ऑलमोस्ट सभी पहलुओं पर बात की है, और यही कंसर्न्स हैं बेसिकली जिनको हमने एड्रेस करना है। यही मेन ग्रीवेंसेस हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। और नो डाउट कि ऐसी ही बात है कि अगर एक बंदा, एक बच्ची जो है, बच्ची हो या बच्चा हो, कि अगर वो मैच्योर नहीं है, तो फिर उसको तमाम तर रियासती इदारे और रियासत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको राइट्स नहीं देता कि वो गाड़ी ड्राइव कर सके अगर 18 साल का नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात है, वोट पोल नहीं कर सकता। तो वोट पोल करने का राइट इसलिए नहीं मिलता कि उसने अपनी मर्जी का नुमाइंदा नहीं चुनना, जो उसके राइट्स का ज़ामन हो, जो उसके हकूक की जदोजहद भी कर रहा हो, उसको वो बंदा चुनने का राइट नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी का मालिक चुनने का राइट कैसे हो सकता है, जो उसकी ज़िंदगी के फैसले करे? तो दोनों चीज़ें मुश्तरका हैं कि अगर एक बंदा आपके उन हकूक का ज़ामन नहीं बन सकता, जो मुआशरती हकूक हैं आपके, और आप उसे चुन नहीं सकते, तो जीवन साथी चुनने का इख्तियार कैसे आपको मिल सकता है? वो इख्तियार भी जो है उसके बड़ों के पास है, जो घर से जाकर वोट भी डालते हैं, वही इख्तियार उनके पास है कि वो आपके लिए अच्छा जीवन साथी चुनते हैं। लेकिन अगर वो माइनर है तो उनको भी इख्तियार नहीं कि माइनर की शादी करें। ये माँ-बाप के पास भी इख्तियार नहीं जब तक वो अपनी उस एज पे नहीं पहुँच जाता बच्चा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू पहले भी हो चुकी है, इस पे प्रोग्राम्स भी हुए हैं, और अब ये जो बिल ड्राफ्ट हुआ है उसपे आपने देखा कि कुछ मज़हबी तंज़ीमों की तरफ से जो है उसे अपोज़ भी किया गया, उसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तो अभी तो उसपे शुरू में ही उसपे जो है वो काफ़ी शोर मच रहा है। पार्लियामेंट की जो बात है, पार्लियामेंट में बड़े अच्छे और
मंजे हुए सियासतदान मौजूद हैं जो बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं और बड़ी एक्यूरेसी के साथ अपनी उस महारत के साथ मुस्बत अंदाज में अपनी नुमाइंदगी करते हैं। बिलखुसूस जैसे कि डॉक्टर जयपाल साहब भी कहते हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसके साथ-साथ उन पार्लियामेंटेरियंस को भी जिनकी मुस्बत सोच है और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान वाक़ई ही पाकिस्तान जग-ज़ाही का सबब ना बने और ऐसे जो बिल्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में माइनर प्रोटेक्शन बिल्स जो हैं और अंडर एज मैरिजेस के हवाले से दूसरी चीज़ें, हर जगह पे ये चीज़ें प्रोटेक्ट की जाती हैं। उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है ताकि उन्हें कोई सेक्सुअल अब्यूज़ ना करे, क्योंकि ये उसी मद में आ रही होती हैं चीज़ें। अब बात सिर्फ़ ये है कि जैसे बात हुई कि 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो बात हुई कि जब इन्हें कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वही बंदा जिसकी घर में बच्चियाँ इन बच्चियों से ज़्यादा उम्र की होती हैं, वो इससे बाद में शादी कर लेता है। एक तो उसे कन्वर्ट करता है, फिर फ़ोर्स कन्वर्जन यही है कि उस बच्ची से शादी कर लेता है, जबरन शादी कर लेता है। और जैसे कहा जा रहा है कि वो बच्चियाँ पढ़ी-लिखी ज़्यादातर नहीं होती, 90% से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं, 95% से ज़्यादा वो पढ़ी-लिखी नहीं है। उनको अपने अच्छे-बुरे का कोई एहसास नहीं है और उन्हें वर्गला के, उन्हें कन्वर्ट करके बाद में उनसे शादी कर ली जाती है। तो शादी करके मैं समझता हूँ कि वही बात कि बेटी नहीं बनाया जाता और उन्हें हालाँकि उससे बड़ी एज की बेटियाँ घर में मौजूद होती हैं, उससे शादी कर ली जाती है। मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा मेरे सामने से नहीं गुज़रा, कोई ऐसा वाक़या नहीं गुज़रा जिसमें कुछ 70-80 साल की बीबी को कन्वर्ट किया जाए और उसे माँ बना के घर ले आया जाए। तो कोई ऐसा मिसाल तो हमें नज़र नहीं आई। हमेशा छोटी बच्चियाँ, नाबालग बच्चियों को ही वर्गलाया जाता है। तो ये कंसर्न सिर्फ़ किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, सबका है। ये सारी कम्युनिटीज़ चाहे वो उसमें कोई हिंदू है, सिख है, मसीही है, पारसी है, बल्कि अहले इस्लाम का भी हो सकता है कि सब जो लोग इस माशरे में रहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारी बच्चियों का दफ़ा हो और अंडर एज मैरिजेज़ जो हैं, उन्हें हर जगह पे ही उनको कंडेम किया जाता है। जब लॉ बनता है, तो रियासती लॉ होता है, वो हर कम्युनिटी के लिए होता है। तो हमने तो हर बच्ची की बात करनी है, हम किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे। तो लिहाज़ा इन बच्चियों का दफ़ा बड़ा ही ज़रूरी है और जो अगर आपने वो मतन पढ़ा हो, जो ये बिल ड्राफ्ट हुआ है, तो उसमें जो मतन है, एक तो 2 चीज़ें हैं उसमें। एक तो अंडर एज मैरिजेज़ को रोकने के हवाले से कि 18 साल उम्र होनी चाहिए जी और ताकि बालग ही अपनी ज़िंदगी का फैसला करे। हमें कोई इतराज़ नहीं, अगर कोई 18 साल से ज़्यादा है और वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना चाहता है, उसका एक मानना हो सकता है कि मैं गलत जगह पे पैदा हो गया हूँ जी, मैं समझता हूँ कि वो फलाँ मज़हब बेहतर है, फलाँ अकीदा बेहतर है, तो किसी को क्या इतराज़ हो सकता है। लेकिन माइनर के पास ये इख्तियार नहीं है, अगर वो उसे अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी चुनने का इख्तियार नहीं है, अगर उसे अपनी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उसमें वो डिसीज़न नहीं ले सकता। उसे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में है तो पेरेंट्स और गार्डियंस की वो एक सर्टिफिकेट आता है कि आप साइन करवा के लाएँ, उसे एडमिशन नहीं मिलता। यानी हर हाल में उसे उन गार्डियंस पे, उन पेरेंट्स के ऊपर जो है इत्तेका करना पड़ता है। तो लिहाज़ा जो ये बिल का मतन है, एक तरफ तो ये है कि 18 साल की उम्र का, दूसरा ये है कि अगर कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा भी जो है वो कन्वर्ट होता है और किसी मज़हब को कबूल करता है, उसमें कोई ख़ास जी। कैटेगोरिकली मज़हब नहीं लिखा, उसे किसी मज़हब में भी जाता है, तो फिर सेशन कोर्ट में सेशन जज जो है, वो उसे सर्टिफ़िकेट देगा, 90 दिन के लिए उसकी हियरिंग भी होती रहेगी, इस दौरान वो किसी भी आलम को जो है वो रेफ़र कर सकता है कि वो उसकी पूरी इसको टीच भी करे और इसको उसके बाद इसका एक पता करें कि ये वाक़ई ही उस मज़हब से मुतासिर होके उस मज़हब में जा रहा है या किसी और वजह से जा रहा है। क्योंकि देखने में यही बात आई है कि जो कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, इसके नॉन मुस्लिम्स जब उन्हें दूसरी शादी करनी होती है, तो वो अपने आप को मुस्लिम शो करते हैं, मुस्लिम निकाह करते हैं, शादी के उस अपने इल्लीगल उस एक्ट को लीगलाइज़ करने के लिए वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसे फिर एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ़ शादी की हद तक रहता है, उसके बाद दोबारा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद वो दोबारा उसी चर्च में और उसी जगह पे हमें उसी मंदिर में नज़र आते हैं। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इस इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज़ करने वालों का रास्ता भी रोका जा सकता है। वो तो फिर अपने उस जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जाते हैं। तो ये तो बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि लोग ऐसे करते हैं। इस माशरे में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो फिर ये चीज़ें भी उसके साथ नथी होती हैं चीज़ें। हम बात करते हैं कि हर वो बंदा जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है और एक इल्लीगल एक्टिविटी सबसे बड़ी ये है कि जब हम छोटी बच्ची को, नाबालग बच्ची को वर्गलाते हैं, इल्लीगल एक्ट वही है जब हम शादीशुदा होने के बावजूद सिर्फ़ अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए मुसलमान होके निकाह करते हैं और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम पर कोई ऐसा हदूद का या ज़ना का पर्चा ना हो जाए, तो हम उन चीज़ों से बचने के लिए काम करते हैं। अगर किसी ने इस्लाम कबूल करना है, किसी ने क्रिश्चियनिटी कबूल करनी है, हिंदुइज़्म में आना है, किसी भी जगह पे जाना है, तो उसको उस अकीदे के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। वो उस अकीदे से मुतासिर होके जाए, ना कि सिर्फ़ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, किसी चमक के लिए
किसी लालच के लिए और किसी भी और ख्वाहिश की तकमील के लिए वो जाए, तो ये इसको हम कंडेम करते हैं। तो ये बात वही है, बिल का मतन ही ये है, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल एंडोर्स करते हैं और सेकंड करते हैं। और जब बात हो रही है कि रियासती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इन दिनों पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, डे बाय डे ये केसेस जो हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये जब तक इसको फिर नहीं रोका जाएगा, तो फिर रियासती रिट जो है उसे तो हर बंदा चैलेंज करेगा, और फिर आप देखें अदालतों में केसेस की भरमार है इस हवाले से। तो हमारा मकसद यही है कि जब वहां पे ये चीज आएगी तो हम इस चीज को जो है अपोज करेंगे हर लिहाज से। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये अक्सर ये मैसेज भी जाता है जी, शायद वो जो नुमाइंदे हैं जी वो अपनी पार्टीज के उन्होंने मिन्नत होते हैं, कोई एमएनए हो, कोई एमपी हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो आपके नुमाइंदे बैठे हैं उनको इस पे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना हमारी कौम है और ये कौमी इश्यूज हैं। हमने इन कौमी इश्यूज को एड्रेस करना है। लिहाजा पार्टी से कोई भी डिसीजन हो, हमने उन डिसीजन को चेंज करना है, अपनी पार्टी में जाकर बात करें, उनको कायल करें। अगर नहीं करते तो फिर मैं समझता हूँ कम से कम उस दिन पार्टी के साथ नहीं, अपने इस मौके के साथ खड़े होने हमें नजर आए, हमारे साथ खड़े हो। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ जब सेनेट में बात होगी तो मैं तो उस सफ में खड़ा हूंगा जो इस बिल को सपोर्ट करे, और जब वो कोई ऐसे अपोज करे तो मैं उसका दफा कर सकूं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जब हम 18 साल की उम्र में किसी भी शख्स को, वो मर्द हो या औरत हो, उसको हम वोट देने का हक देते हैं, अपना नुमाइंदा चुनने का हक देते हैं, तो फिर कैसे हम उसको अपना जीवन साथी चुनने का हक दे सकते हैं 18 साल से पहले। सो ये एक पॉलिटिकल थॉट है जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को सोचा जाना चाहिए, और बिलाशुबा हम चाहेंगे कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो इस चीज़ को समझें, इसकी सेंसिटिविटी को समझें कि क्यों ये मसला ज़रूरी है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को शादी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए या मज़हब तब्दील करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं अपना सवाल लेके चलूँगा मैम नबीला फ़िरोज़ भट्टी जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हैं ख़वातीन के राइट्स के लिए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए। सिविल सेक्टर में एक उनकी बड़ी खिदमात हैं, और बिलाशुबा उनकी जो राइटिंग्स आती हैं वो भी कम्युनिटी को पढ़ने का मौका मिलता है। सो ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए, जैसे कि फ़ोर्स कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं, तो मेजॉरिटी जो यंग गर्ल्स हैं उनके साथ ये मसला दरपेश है। तो ख़ातून होते हुए वो बेहतर तौर से समझ सकते हैं कि जब एक लड़की को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया जाता है, ये ज़बरदस्ती शादी की जाती है, तो उसके क्या जज्बात हो सकते हैं, उसके क्या एहसासात हो सकते हैं। क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट होते हुए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए, आप क्या समझते हैं कि इस बिल के अगेंस्ट इस तरह का रिएक्शन आना, ख़वातीन की किस तरह से दिल आज़ारी है, यंग गर्ल्स की किस तरह से दिल आज़ारी है कि पाकिस्तान के अंदर उनको उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है या उनके हकूक़ की तलफ़ी हो रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सिर्फ खातून होते हुए या लड़की होते हुए उसके क्या एहसासात होंगे, उस वक्त तो वो पता नहीं किस प्रेशर में होती है और किस ट्रॉमा में होती है, तो इसलिए उसके एहसासात या वो जो जज्बात होते हैं उनको हम उस तरह से नहीं देख सकते। वो तो शायद रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में होती है या ट्रॉमा हीलिंग के प्रोसेस में होती है। बिल के हवाले से मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगी कि ये जो शोर मचा हुआ है इतना कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होती है और इस तरह से, तो क्यों नहीं फोर्स्ड कन्वर्जन को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो हम आम सोसाइटी में एक इम्प्रेशन है कि किसी को डंडा मार के या पीट के या प्रेशर डाल के या बंदूक की नोक पे मजहब तब्दील किया जाए तो वो फोर्स्ड कन्वर्जन है। लेकिन लॉ की नजर में इसको सुई जुरिस बोलते हैं, जो लैटिन लॉ में है, और जिसका मतलब ये है कि कोई शख्स इतनी अकल का नहीं है, इतनी बलूगत को नहीं पहुंचा है, इतनी दानिश को नहीं पहुंचा कि वो अपना कोई खास फैसला कर सके। तो इंटरनेशनल लॉ में भी अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है उसके मुताबिक किसी भी मजहब की इंसान को आजादी है, लेकिन वो आजादी एक खास उम्र के बाद है। उस आजादी को किसी फोर्स के साथ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने 1990 में चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन जो है उसको रेटिफाई किया, और अभी हम 31 सालों से इसकी पार्टी हैं, और चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी बच्चा जो है उसका कंसेंट जो होता है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता। जिस तरह पहले भी बात हुई है कि जब बच्चे को शादी की इजाजत नहीं है, वो अपनी शादी
छोटी उम्र में नहीं कर सकता तो वो अपना मजहब कैसे तब्दील कर सकता है। हमें कन्वर्जन पे एतराज नहीं है। हम एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि किसी भी मजहब की को अपनाने का या उसको छोड़ने का इख्तियार एक शख्स के पास है, लेकिन ये देखना कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको किन हालात में ये करना पड़ रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं तो पूरी तरह से इस बात को, क्योंकि हम अगर पीनल कोड का देखें तो पीपीसी का जो आर्टिकल 375 है उसके मुताबिक 16 साल की किसी बच्चे या बच्ची के साथ अगर अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो रेप है। तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को बदल के उम्रें जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं। हमारे जो शनाख्ती कार्ड पेरेंट्स के साथ बेफॉर्म होता है उसके डॉक्यूमेंट को मानना चाहिए, स्कूल के सर्टिफिकेट को मानना चाहिए और बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट को मानना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हो तो मेडिकल की जरूरत होती है। यहाँ पे शुरू में ही मेडिकल करा देते हैं, मेडिकल करा के अपनी मर्जी की उम्र लिखवा के तो कहते हैं कि ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है। वो कैसे फोर्स कन्वर्जन नहीं है जब आपने इतने छोटे बच्चे के साथ ये इस तरह से किया होता है। तो दूसरी बात ये कि जो इस बिल में चीज आ रही है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो 90 दिन का रिलीजन्स के कंपैरेटिव स्टडीज का टाइम देगा, तो उसमें भी वो भी हमारी शुरू से डिमांड है कि ये होना चाहिए कि एक बंदा या बंदी या बच्चा या बच्ची जो मजहब को तब्दील कर रहा है उसको अपने मजहब में क्या खराबियां नजर आई, उसको पता चले कि वो जो मजहब अपनाने जा रहा है उसमें उसको क्या अच्छाइयां नजर आई हैं। जब तक उसको मतलब जो 13 साल या 14 साल या 12 साल की बच्चियां उठा के तो उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको तो अपने मजहब की तालीमात का पता नहीं होता। जब उनको अपने मजहब की तालीमात का पता ही नहीं है तो वो उसमें नकायस क्या ढूंढेंगे या किसी दूसरे मजहब को वो अच्छा क्या समझेंगे। और आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो कन्वर्जन है वो वन वे प्रोसेस है। अगर मजहबी आजादी की हम इतनी बात करते हैं तो फिर हर मजहब में से दूसरे मजहब में जाने की इजाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सो अभी अभी हमारा जो एक राउंड था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो फोर्स कन्वर्जन का बिल है उसको किस तरह से उसकी एक रिएक्शन सामने आ रहा है, और हमारे पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कतन हम ये किसी की तबलीग को नहीं रोक रहे, कतन हमारा मकसद नहीं है इस बिल का कि हम किसी के मज़हब के अगेंस्ट जा रहे हैं, बल्कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जितने भी मज़ाहब हैं उन सब के लिए एक अच्छी बात होगी कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो वो 18 साल से पहले अपना मज़हब तब्दील ना करने का उसको हक दिया जाए। सो नेक्स्ट राउंड के लिए मैं दावा देना चाहूँगा सैमसन साहब को कि वो नेक्स्ट राउंड को लेके चलें। सैमसन साहब। जी, बहुत शुक्रिया फैसल। डॉक्टर जयपाल, आपसे ये मैं पूछूंगा कि ये एक उम्मीद, एक दारस हमारी बनती है, हम बड़े खुश होते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, नहीं होता। खुदा ना करे कि ऐसा ना हो कुछ ना कुछ। अगर नहीं होता तो हमारी जो अपनी कम्युनिटी की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, बीइंग एक पाकिस्तानी भी और कम्युनिटी माइनॉरिटीज भी। एक तो जी देखो, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, हमेशा सोचता हूँ पॉजिटिव जी चीजों को। जी और अगर हम सारे लोग मुत्तफिक हैं और एग्री हैं और हम मिलके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ रियासत को हमारी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद कोई अल्टरनेट उनके पास नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर कहता हूँ कि मेरी पूरी कमीशन एक तरफ चली जाए, लेकिन मेरा ओपिनियन फिर भी डिफरेंट होगा। जो आज मेरा ओपिनियन है, मेरा कल भी वही रहेगा कि मैं नहीं समझता कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये बिल पास कर, रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि उन्होंने अपनी मुसलमान बच्चियों के लिए कि ये किया कि कोई मुसलमान बच्ची विदाउट पेरेंट की मर्जी के बगैर 18 साल से छोटी नहीं हो सकती। ये बाकायदे लिखा हुआ है, ये मैंने बना के नहीं, इसका रेफरेंस दे सकता हूँ, ये और डेट बता रहा हूँ। और कलकत्ते में इजलास हुआ, इसको देखा जाए। नंबर 1 ये। दूसरा, जो ये लोग हमें मिसालें देते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान में जो डेफिनेशन है चाइल्ड की, वो 18 साल से छोटे को चाइल्ड ही समझा जाता है, क्योंकि वो उसमें नहीं आता है, क्योंकि उसका एनआईसी भी नहीं बनता। अगर नेशनल आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाते?
15 साल के बच्चे का बना दें, इनको क्या इसमें मसला है? वो नहीं बना रहे। जब दूसरी चीजों का हम जिक्र कर चुके हैं कि उनको वोट का राइट नहीं देते, एक सदर के लिए एक एज क्यों मुकर्रर करते हैं? क्या 30 साल का बच्चा या 35 साल का कोई जो नौजवान है वो क्यों नहीं काबिल है कि वो मुल्क का सदर हो जाए? लेकिन रियासत कई चीजों पे बड़ी डिबेट के बाद चीजों को समझती है और उसके बाद फैसला करती है कि ये एज इसके लिए जरूरी होनी है। स्पीकर के लिए उन्होंने ठीक है डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मैं ठीक आपसे ये बात एक बादशाह या पढ़ा लिखा समझता है, जो आप भी कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो एक मुखालफत में लाइन खड़ी है, कदामत पसंद कह लो या बुनियाद परस्त कह लो या इंतहा पसंद, उन्होंने तो एक मखसूस ऐसी जगह से जो है पढ़े हैं कि वो ना हिस्ट्री को जानते हैं और ना किसी को, उसका क्या अपाय होगा? अच्छा, इसमें उसका क्या देखो है? जी, सैमसन, चीजें वो जी, मानी जाती जी, हैं जो बैनुल अक़वामी होती हैं जी, जी, और जो लर्नेड लोग करते हैं। मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बता रहा हूँ कि बगैर बॉयल पानी पी लेने से बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर हम 100 लोगों को बिठा दें किसी गांव में और 90 लोग अगर ये कह दें कि मैं पानी तो बगैर बॉयल के पी रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे कि उन 90 लोगों की बात मैं मान लूं? मैं तो फिर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि साइंस ने ये प्रूव किया है कि जरूरी नहीं है कि वो 1 महीने में बीमार हो या 5 साल के अंदर बीमार हो। एक आदमी 20 साल तक सिगरेट पीता है, उसको जरूरी नहीं है लंग कैंसर हो, लेकिन ये दुनिया में प्रूव्ड है कि लंग कैंसर सिगरेट करता है। तो हमें तो वो ऑथेंटिक चीज माननी है जो लर्नेड लोग बात करेंगे। मैं किबला अयाज से जी, जी। डिबेट करना डॉक्टर पसंद साहब, करूं पसंद डॉक्टर साहब, जी माजरत जी जरूर जी माजरत करूंगा मैं आपके साथ, इसलिए कि जो बिल इस वक्त जहां है वहां किसी दूसरे को नहीं पता, बिल नहीं पता कि क्या है। फिर उसके बाद ये हुआ कि ऐसे बंदों को चीफ गेस्ट बना दिया गया चंद दिन पहले, जो इसमें मुलव्वस थे, सबसे आगे आगे पेश थे, वो खरीद भी रहे थे, पैसे ऑफर भी कर रहे थे कि मैं इतने ऑफर देता हूँ कन्वर्जन के लिए, इस तरह से। तो आप फिर सोचो, फिर सूरत-ए-हाल तो बड़ी कोई इतनी होपफुल तो नहीं जितना हम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। सैमसन, मैं तो जी, मायूस अभी भी नहीं हूँ और कभी हो नहीं सकूंगा, भले हमारा फैसला हमारे अगेंस्ट भी आ जाए, हुँ, लेकिन वी हैव टू विन। आप देखें, आप जिस मिसाल दे रहे हैं, शीरीन मजारी हमारे साथ बैठी थी, हुँ, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी हुँ, जिसमें तराकई साहब हेड कर रहे थे। शीरीन मजारी ने ओपनली वहां इसको मुखालफत की थी कि मियां मिट्टू से हम मीटिंग नहीं करेंगे, हम हुँ, एक उससे कैसे करेंगे, वो एक जो कन्वर्ट करता है। देखो, पार्लियामेंटेरियन डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट ओपिनियन के हैं, लेकिन हमारे सपोर्टर बहुत हैं। हमें अपने सपोर्टरों से बात करनी है, पढ़े लिखे पार्लियामेंटरों से बात करनी है जो हमारी बात समझते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, को हुँ, वो अकेला किसी मौलवी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जी, उसको मैंने भी वोट दिया है, सदर मेरा है। तो हम इस पे कभी भी हमें रिट्रीट नहीं करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये जो हमें मिसालें देते हैं दुनिया की कि अमेरिका में पाबंदी नहीं है, तो अमेरिका में तो कन्वर्ट भी नहीं करते। अमेरिका में तो सिविल मैरिज लॉ बना हुआ है, वहां तो बगैर रिलीजन कन्वर्ट कर, या क्या पाकिस्तान में हमें आजादी दे दें कि सिविल मैरिज लॉ बना दें ये लोग कि हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन वो अपनी मर्जी से बगैर कन्वर्जन के? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्योंकि तो हमें कंपेयर नहीं करना है अमेरिका से, क्योंकि वहां इवन इंडिया में सिविल मैरिज लॉ चल रहा है, पाकिस्तान में भी था ज़िया-उल-हक से पहले, लेकिन उसको खत्म किया गया क्योंकि अभी जो करीना कपूर ने जो इंडिया में शादी की है वो कन्वर्ट होके नहीं की। वहां तो जी, जो शादियां करते हैं वो सिविल मैरिज लॉ के थ्रू करते हैं कि वो हिंदू हिंदू रहती है, मुसलमान मुसलमान रहता है। तो हम पाकिस्तान की बात करें, हम जैसे मेरी बहन ने बात की कि पाकिस्तान में लॉ बना हुआ है 16 साल से पहले विथ कंसेंट भी कोई लड़की के साथ सेक्स नहीं कर सकता, लेकिन हमारी लड़की को 12-13 साल के साथ सेक्स करते हैं, एक को भी पनिशमेंट नहीं आई। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं, किसी भी मुसलमान लड़की का आज तक मेडिकल से नहीं कराया गया कि उसकी एज 18 है या नहीं है। एक भी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं है कि हमारी लड़कियों का क्यों मेडिकल करवाते हैं, उनके स्कूल के सर्टिफिकेट को क्यों आप, क्या नादरा पे आपको भरोसा नहीं है कि फिर नादरा को आप खत्म कर दें? तो हमारे जो बच्चियों का मसला आता है, और जो मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बताऊं, ये 100% ऑथेंटिक नहीं है।
कि हम साबित करेंगे कि ये 18 साल की है या 16 साल की, इसमें डिफरेंस आता है। 1.5-2 साल की मार्जिन होती है जिसमें गलती। और दूसरा, आज तक जितना भी इन्होंने मेडिकल करवाया है, आगा खान हॉस्पिटल से एक भी नहीं करवाया। ये गवर्नमेंट के इदारों से करवाते हैं और गवर्नमेंट के इदारों में मैनिपुलेशन होती है। जब रीना और रवीना का केस इस्लामाबाद में चल रहा था तो मैंने फोन करके, आइए रहमान अभी जिंदा नहीं है, उनको भी मैंने फोन की थी, मैंने मेरे रमेश को भी फोन की थी। मैंने कहा इनका जो मेडिकल कराएं, हमें पिम्स से नहीं, हमें आगा खान से करवा के दें। लेकिन उन्होंने आगा खान से नहीं करवाया। तो हमें ऑथेंटिक चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा कि हमारी सिर्फ बच्चियों को क्यों मेडिकल करवाते हैं, उनके आप मेडिकल। तो मैं समझता हूँ जैसे कामरान साहब बोले, तो हमारे पार्लियामेंटेरियन अगर एक विल दिखा के और तमाम मिलके एक रोल प्ले करेंगे, मैं नहीं समझता इस गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि वो पूरी दुनिया में बदनामी ले ले अपने सर पे। और जिस बच्ची को अगर कन्वर्ट होना है तो 16 और 18 में क्या फर्क है? 2 साल के बाद अगर वो उसको कन्वर्ट ही होना है तो भले हो जाए। दूसरा, मेडिकली मैं बताऊं, जो बच्चियां 18 साल से पहले शादी करती हैं उनको बहुत सारे मेडिकल के मसले होते हैं। उनको फिस्तुला हो जाता है जो वो सारी जिंदगी के लिए भुगतती हैं। तो इनको तो आम मौलवियों को ये थोड़ी पता है कि उनके हेल्थ मसाइल क्या होते हैं। तो मैं समझता हूँ हम जो डिबेट करेंगे, हम पार्लियामेंटेरियन से करेंगे, एजुकेटेड लोगों से करेंगे, और कहीं भी गवर्नमेंट हमें बिठाएगी, वी आर रेडी फॉर द डिबेट। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की। तो अभी चलते हैं सेनेटर कामरान माइकल साहब की तरफ, क्योंकि पहले भी जो आपकी जमात ने, मुस्लिम लीग ने इनिशिएटिव लिया था, सेनेटर अब्बासी साहब ने, जो प्रोटेक्शन का बिल था, तो अब ये जाहिर है कि इसके बाद सेनेट में वापस आएगा ये बिल नजरियाती कौंसिल की तरफ से, आइडियोलॉजी के। तो आपने कोई इसके लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग, लॉबिंग, कुछ ऐसा आपने कोई होमवर्क किया है कि क्या होना चाहिए, या इन टच हैं आप इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से? देखिए सैमसन भाई, बात ये है कि जब कभी बिल आता है तो लाज़मी बात है, जब बिल ले होगा तो लॉबिंग उसी टाइम की जाती है। अभी जैसे ही सेनेट में ये बिल ले होगा तो हम एक तो अपनी जमात से लॉबिंग करेंगे, अपनी जमात के जो हमारे सेनेटर्स हैं, तकरीबन 17 के करीब हम सेनेटर्स हैं जो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 के हाउस में 17 की एक नुमाइंदगी है। तो मैंने तो एक बात बड़ी क्लियर बता दी है आपको इस फोरम से, अपने व्यूअर्स को भी, दीगर पार्टिसिपेंट्स को भी, कि इसमें दूसरी राय वाली बात ही नहीं है। एक तो लॉबिंग सिर्फ अपनी जमात की हद तक नहीं, हम तमाम जो पॉलिटिकल पॉजिटिव थिंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम उन तमाम पॉलिटिकल फिगर्स को हम जो है वो बिल्कुल ऑन बोर्ड करेंगे, उनके साथ इस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे, उनको कायल करेंगे कि भी ये बड़ी ज़रूरी बात है, ना सिर्फ इस बात के लिए कि ये पाकिस्तान जो है इसकी जगहंसाई होती है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने इंसानियत की बात करनी है। हमने बात करनी है जो रियलिटी है, उस बेस पे हमने उन तमाम बच्चियों को एड्रेस करना है, उनका कोई भी मज़हब हो सकता है। तो ये एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी बात मैं करना चाहूँगा कि मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल, इसमें दूसरी राय वाली बात ही नहीं है कि पार्टियाँ, ग्रुप्स जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, कहीं भी वो जाएँ, आएँ, हमें उससे कोई नहीं। मेरा जो सरोकार होगा वो मैंने पहले ही बताया, जब मैं खुल के सामने आ रहा हूँ कि मैं तो उसमें डिफेंड करूँगा इस बात को कि ये लॉ होना चाहिए और इसको सपोर्ट होनी चाहिए। उसमें तो पार्टियों वाली बात ही नहीं रहेगी पीछे। मैं तो पार्टी को लॉबिंग करनी अलग बात है, लेकिन मैं खुल के बात ये कर रहा हूँ कि मैं तो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा होऊँगा। पार्टी खड़ी हो ना हो, वो एक अलग बात है। मैं तो कायल करूँगा कि वो हमारे साथ ही खड़े हों, क्योंकि मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरे साथ खड़े हो। अदरवाइज़ मैं तो खड़ा हूँ। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि फिर मैं सिर्फ़ पार्टी की हद तक महदूद नहीं हूँ। मैं लिमिटेड सोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे लोगों के पास भी जाने की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, जैसे डॉक्टर जयपाल साहब कह रहे हैं कि बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, पॉजिटिव लोग मौजूद हैं, अच्छी बात करने वाले, समझने वाले। और अब देखिए ना, आज का इंसान जो है वो 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है, चाँद पे जा बैठा है। अभी तक हम उन्हीं बातों में फँसे हुए हैं, तो इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी मज़हबी आज़ादी जो है, ये समझाना सबसे बड़ी बात है कि मज़हबी आज़ादी सिर्फ़ अपने मज़हब और अकीदे के मुताबिक इबादत करना ही है। मज़हबी आज़ादी की डेफिनिशन सिर्फ़ ये तो नहीं हो सकती। मज़हबी आज़ादी ये है कि आप आज़ादाना तौर पर हर चीज़ का फ़ैसला कर सकें जो आपके मज़हब से, आपके अकीदे से रिलेटेड हो। अगर आपको इस अकीदे
पे एतराज़ है, तो जैसे बात बहन भी कर रही थी नबीला साहिबा, कि आप फिर उस बच्चे को जब तक वो बालग नहीं होगा कैसे वो डिसीजन ले सकता है? डिसीजन लेने की पावर जो है वो बालग होने के बाद ही है। मैच्योर होने के बाद ही है जब आप 18 साल के हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को हम यकजा करके जब ये डिबेट वहाँ पे होगी, हाउस ओपन होगा, तो ये डिबेट का हिस्सा बनेंगी और हम इन्हीं बेसिस पे अपने दीगर जो हमारे कोलीग्स हैं, उनको हम मोटिवेट करेंगे और इसमें मैं समझता हूँ जैसे कि रियासती इदारे हैं या हमारे जो ये कमीशन्स हैं, ये भी अपना रोल प्ले करेंगे, हम इनके साथ मिलके क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का मैटर नहीं है, ये इज्तिमाई काम है, इसे मिलकर हम क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, अलग-अलग लड़ेंगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत से बिल्स आए हैं और ले हुए हैं और फिर उन्हें किल कर दिया गया, किसी ने सपोर्ट नहीं की, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने पेश किए, प्राइवेट मेंबर डे पे आए। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से आए, लेकिन उसे सपोर्ट जो चीज़ अच्छाई की तरफ जाती है और फिर जिस चीज़ का लेना-देना उन लोगों के साथ है जो महकूम तबकात हैं, जिनको दबाया जाता है, जिन पर प्रेशर डाला जाता है, जिनकी बच्चियों को वर्गलाया जाता है, उन्हें फोर्सली कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये हम सबके कॉमन इश्यूज़ हैं। इनको हमने मिलकर इन को एड्रेस करना है, तो इसमें तो बिला तफ़रीक़ कोई भी अक़ीदे का बंदा यहाँ पर बैठा है, ये हम सबके कॉमन इश्यूज़ हैं, तो इसको एड्रेस करेंगे। जो पॉज़िटिव रोल हम असेंबली में प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। इसमें अपने दीगर तमाम जो हमारे दीगर कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो कौमी असेंबली में या सेनेट में हैं, हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द उनके साथ एक मशावरती मीटिंग करें और उनको भी ऑन बोर्ड करें सबको कि एक आवाज़ हम होके इस बिल को सपोर्ट करें। जी बहुत खूबसूरत बातें भी की आपने, बड़ी एक उम्मीद भी, धारस भी बंधाई कि किस तरह से स्ट्रगल करके हम ये कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। तो नबीला फ़िरोज़ भट्टी साहबा, आप बड़े खूबसूरत कॉलम भी लिखती हैं और इश्यूज़ पर लिखती हैं, हमेशा बर्निंग इश्यू पे लिखती हैं। अब चंद दिन पहले एक कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने जलती पे तेल डाला। हालाँकि वो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन कहलाते हैं। फिर एक एक ये फिर आप देख लो कि इंटरफ़ेथ हार्मनी भी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन जहाँ पे इंटरफ़ेथ हार्मनी इंटरैक्शन कर रही है, वो ही लॉबी सबसे आगे झंडा उसने पकड़ा हुआ है कि नहीं, नहीं, नहीं। अब आप जिस ट्रैक पे काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स उस पे ट्रैक पे काम कर रही हैं, तो आप आपके नज़दीक ये कैसे आ सकता है? हमें कैसे जद्दोजहद, कैसे रुख बदलना है? बात तो बड़ी अच्छी, एक होपफुल डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सेनेटर भी कामरान माइकल साहब भी कह रहे हैं। तो आप किस एंगल से ये सारा कुछ सोच रही हैं कि हमें कैसे होगा? मायूसी या उम्मीद, या उम्मीद तो कोई उम्मीद बाहर नहीं आती, लेकिन हमें तो उम्मीद करनी है कुछ। मुझे तो सैमसन साहब, कामरान साहब की और डॉक्टर साहब की बातें सुन के तो बहुत उम्मीद पैदा हुई है यस। और हुकूमती ऐवानों की तरफ से ये बिल आया है और अगर ऑपोजिशन भी इसके साथ खड़ी होती है, तो कोई वजह नहीं कि ये बिल पास नहीं होता। जिनको आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे आवाज़ नहीं उठाई, वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं। नो डाउट बहुत शोर-शराबा करते हैं, लेकिन वो खिलाफ ही करते हैं। अच्छा, मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से क्या कर सकती हूँ, ये है कि एक तो यही आवाज़ हम लिख के उठा सकते हैं कि अपने कलम की ताकत से, क्योंकि इंसार अब्बासी ने ये जो बिल के बारे में ज़्यादा छोड़ा है शोशा, वो लिख के ही छोड़ा है, तो हमारे पास भी कलम की बड़ी ताकत है, हम इसके लिख के कर सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट जो हैं, ये कामरान साहब ने हल्का-सा ज़िक्र भी किया कमीशन्स का, ये हमारी बहुत बड़ी होप है, क्योंकि ये यूएन मैकेनिज़्म में इनकी बड़ी हैसियत है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जीएसपी प्लस में, एफएटीएफ में और बाकी तरीकों से जो बेनिफिट्स लेने के लिए इनको इदारों को कायम किया है और उन्होंने इन इदारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है और इन इदारों का रोल है मुल्क में क्या हो रहा है उसको ओवर रिव्यू करना, उसको ओवरसाइट करना। तो ख़ास तौर पे जो हर कमीशन है, मतलब अगर कल ही अभी यहाँ पे एक कंसल्टेशन हुई है स्टेटस ऑफ वीमेन का, जो नेशनल कमीशन है, नीलोफर बख्तियार साहिबा खुद तशरीफ लाई हुई थी और उन्होंने यहाँ पे सिविल सोसाइटी के साथ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कंसल्टेशन की है। तो उन्होंने अपना 3 साल का प्लान बनाया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उनकी। तो
उसमें भी ये इशू हमारी कम्युनिटी से भी लोग थे और जनरल सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, उसमें भी ये इशू उठाया गया कि फोर्स कन्वर्जन के हवाले से या और भी जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ या वीमेन के खिलाफ, उनके लिए जो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन है उसको आवाज उठानी चाहिए, और कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन पास नहीं होनी चाहिए जो माइनॉरिटीज के या वीमेन के खिलाफ हो, या इसके अलावा जो बन चुके हैं लॉज उनको भी रिव्यू करना चाहिए। दूसरा नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स का है, तीसरा बच्चों का है। अब आपको पता ही होगा कि जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है उन्होंने तो सिंध की तरफ से आरजू राजा केस के बाद फोर्स कन्वर्जन पे बहुत अच्छी उन्होंने अपनी पॉलिसी ब्रीफ पेश किया था, और उस पॉलिसी ब्रीफ में उनकी यही रिकमेंडेशन थी कि 18 साल से कम उम्र कन्वर्जन्स नहीं होनी चाहिए। तो हम सिविल सोसाइटी जो है इन कमीशंस के साथ भी मिलेंगे, वैसे भी लॉबी जब ये बिल सामने आता है, अभी तो उन्होंने जब इस्लामी नजरियाती कौंसिल में मीटिंग हुई है तो उन्होंने इवन माइनॉरिटी राइट्स कमीशन के नुमाइंदों को भी नहीं बुलाया, एक ही जो इस्लामाबाद के लोकल है, मुसलमान है, क्लैरिक, उनको बुलाया है, और किसी हमारे नुमाइंदे को नहीं बुलाया, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन के नुमाइंदे को। जब माइनॉरिटी राइट्स कमीशन के पास भी ये बिल आना चाहिए, इस बिल को ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए, ये रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों की हम एडवोकेसी करते भी हैं और आगे करते भी रहेंगी, और यही हमारी जो पावर है और यही हमारा जो हथियार है, यही है कि हम इसके साथ काम करेंगे। जी थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया नबीला बहन। कलम बहुत जोर है, ये आपका कहना वाकई ही बजा है कि कलम तो हमारे पास है, कलम का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो एक और बात करना चाह रहा था, जैसे आरजू का 2 दफा जिक्र आ चुका है, तो उसका जब मेडिकल हुआ, मेडिकल एक उससे पहले भी एक मेडिकल हुआ, तो उन मेडिकल में बड़ी हेरा फेरी भी होती है, और मेरे यहाँ के दोस्त डॉक्टर कहने लगे कि अगर हमारे पास ये आता टेस्ट तो ये कभी इस तरह ना आता कि नियर आना ही नहीं था। तो फैसल, अब हमारे पास आखिरी है सिर्फ 1 मिनट आज के सारे इसको समेटने का गुफ्तगू, तो ये आपके पास है। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर द सेकेंड राउंड, जिसमें हमने फर्दर देखा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के फर्दर क्या एक्शंस हो सकते हैं या क्या एक्शन प्लान बनाया जा सकता है, हिकमत अमली क्या हो सकती है इस बिल को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी पुरउम्मीदी के साथ हमें आज के सारे प्रोग्राम के हवाले से, इस बिल के हवाले से बड़ी खूबसूरती से बताया कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम इस बिल के साथ हैं, हम एंडोर्स करेंगे और हर सतह पे इसको एंडोर्स करेंगे। डेफिनेटली माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से यही होना चाहिए। अभी हम कंक्लूजन की तरफ हैं, इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, और सिर्फ 1 मिनट का अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज देना है कि अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देने के लिए डेफिनेटली ये बिल, क्योंकि अभी बहुत ही कम जगहों पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारी बड़ी तादाद में कम्युनिटी है जिनको अभी इस तरह से इस बिल के हवाले से, इस बिल के अंदर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है ताकि एक कैंपेन की शक्ल में पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को यकजा किया जा सके। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम पैनलिस्ट 1-1 मिनट का कोई एक सजेशन दें। जी कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले आप काइंडली बताइएगा कि हम इसको कैंपेन की शक्ल दे सकते हैं, क्या हम पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को इकट्ठा कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन होना चाहिए? देखिए, ये हम सबका साझा मसला है, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से और इसे हाईलाइट किया गया है, तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे डिबेट जो है शुरू हो गई है। लेकिन हमें तो इस चीज़ को पॉज़िटिवली लोगों तक पहुँचाना है कि ये इसके बड़े अच्छे जो है वो नताइज सामने आ सकते हैं अगर हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं। तो लोगों की नज़रें तो उन अदारों की तरफ या उन लोगों की तरफ लगी हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो लॉबिंग करेंगे, जो मुख्तलिफ लोगों को
जो है कन्विंस करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि वो उसे सपोर्ट कर सकें। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये जैसे आपका मीडिया है, ये सोशल मीडिया है का दौर है, तो इस चैनल की वसातत से भी दीगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो हम इस कैंपेन को बाकायदा तौर पर हम सब अपने ताईं इसको बिल्कुल आगे लेके चलें। और जैसा कि मैं तो ये कर सकता हूँ, बड़ा अच्छा है कि हम जब पार्लियामेंटेरियंस जब इजलास शुरू होते हैं, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा, इसको ले होते हुए भी इस पे टाइम जो हमारी आइडियोलॉजी काउंसिल है, वो भी टाइम लगाएगी इस पे। अभी कभी इस पे काफ़ी बहस-ओ-तकरार होना है, उसके बाद इसने ले होना है। तो उससे पहले जब ये सेशन हमारा आता है, सेनेट का भी, उसमें कौमी असेंबली भी शामिल होगी, तो हम जो हमारी वहाँ पे आपस में हम बैठ के बातचीत करेंगे, तमाम कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि हम सोशल मीडिया पे वायरल करें और तमाम लोगों का मौक़िफ़ भी आना चाहिए। ये ढकी-छुपी बात नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वो हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। जब बात हो रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल आया है, तो गवर्नमेंट के तो नुमाइंदे ज़्यादा हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट रूल कर रही है ना। तो जब नुमाइंदे ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को बिल पास करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये होगी कि गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, उन स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को जो है वो अपोज़ करेंगे, गवर्नमेंट के बिल को अपोज़ करेंगे। और फिर मैं समझता हूँ ऑपोज़िशन में ऐसे लोग होंगे जो उस गवर्नमेंट के इस बिल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल किसी पार्टी का नहीं है, ये तो कौमी बिल है। हमने उन लोगों को उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है, जो कुचले हुए हैं, जो माड़े हैं, जो रोज़ चलाते हैं, जिन पर ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है, जिन पर करब ढाया जाता है। जब किसी की बच्ची को कोई ले जाए ना, तो सबसे बड़ा करब जो है ना, वैसा केस मेरे पास आ जाए ना, तो मैं माँ-बाप के साथ खड़ा होता हूँ, जो लड़की का माँ-बाप होता है। तो बात सिर्फ़ ये है कि उस माँ-बाप से पूछे ना, जिसने अपनी बच्ची को लाडों से, प्यार से पाला होता है, और कोई आता है और वर्गला के ले जाता है, उस माँ-बाप पर क्या बीतती है। वो सोसाइटी में साँस लेने के काबिल नहीं रहता। तो हम सब ने मिलकर इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है। जी, थैंक यू सो मच कामरान साहब। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जैसे हिंदू कम्युनिटी है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हम इसको किस तरह से, जैसे देयर आर मेनी वेज़, लाइक सर्वे हो सकता है, लाइक एक ऑनलाइन कोई एक कैंपेन शुरू की जा सकती है जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी की एंडोर्समेंट ली जा सकती है, वोटिंग की जा सकती है, ताकि हुकूमत को इस पे कन्विंस किया जाए कि ये कितना सेंसिटिव है अवाम के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस पे किस तरह से आप समझते हैं कि इसको और आम किया जाए, हर इंसान को इसका पता हो? मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिव हैं, और तमाम एनजीओज को और ह्यूमन राइट्स कमीशन को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को, हम जिन जिन को एक तो अपील कर सकते हैं, अपील करें। और मैं समझता हूँ उनको बगैर अपील के भी रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हमारा जाती मसला नहीं है, ये कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। और लाखों करोड़ों की तादाद में जो हमारे गैर मुस्लिम हैं यहाँ वो सफर करते हैं, उनका लिए ये जीने मरने का मसला हो जाता है कि बच्चा, एक बाप जो होता है वो बच्ची को पालता है बड़े प्यार से, और उसको उठा के जाएं, और जो लॉ बने हुए, चाइल्ड मैरिज लॉ बना है, उसकी वायोलेशन की जाए। सेक्स नहीं कर सकते 16 साल से छोटी बच्ची को, वो 12-13 साल वाली से कर लेते हैं। तो और दूसरे हमारे यहाँ जो शेल्टर होम बने हुए हैं, उन शेल्टर होम को भी बेहतर करने की जरूरत है, कि जितने भी शेल्टर होम हैं उनके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो बोर्ड हैं, उनमें हमारे गैर मुस्लिम भी मेंबर होने चाहिए। उसका मेंबर एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक पारसी होना चाहिए, कि वहां भी जब बच्ची को रखा जाता है साल, 2 साल, 3 साल, तो वहां भी उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको माइंड को चेंज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ रियासत को और हमारी, आपको भी, क्योंकि आपकी मिशनरी बहुत पावरफुल होती है, तो जहां जहां आपकी अप्रोच है, तो हमारे बिशप हजरात रोल प्ले कर सकते हैं, वो लेटर लिख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, और बहुत सारी हम चीजें कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें, और हमारे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और इसको हम जब बोलते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। मैं मैम नबीला से पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में मोर देन 60% की जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, और पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की तादाद जो है वो मर्दों से ज़्यादा है। और ये बिल जो है वो जैसे ख़वातीन के हकूक़ की और उनकी हिफाजत की बात करता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है,
माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरह से मोटिवेट किया। और मैं देखता हूँ कि अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है कि बहुत दफ़ा बिल्स बनते हैं, कवानीन बनते हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से ख़वातीन या आम जो कम्युनिटी है उसको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि सिविल सेक्टर को किस तरह से इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए? पहले नंबर पे तो मैं ये कहना चाहूँगी फैसल साहब के ये सिर्फ ख़वातीन का मसला भी नहीं है और ये सिर्फ माइनॉरिटी का मसला। ये जिस तरह से हमारे मुल्क का मसला है और हमारे सारे अवाम का मसला है, मुल्क की शोहरत का मसला है, इंसानी हकूक का मसला है, तो इसमें हम सेग्रीगेशन में कई कुछ माइनॉरिटीज के साथ सिर्फ कैंपेन से हम वो मकासद हासिल नहीं कर पाते। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जैसे मतलब आप लोगों का जैसे चैनल है और चैनल्स हैं, अखबार में मैं लिखती हूँ, सैमसन साहब लिखते हैं और लोग लिखते हैं, तो ये तो अपनी कोशिशें जारी रखें, लेकिन हमें वास्ट लेवल पे मेजॉरिटी कम्युनिटी को साथ लेके चलने की जरूरत है। अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी थी कि शीरी मजारी ने ये कहा, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग साथ हैं, सेनेटर कामरान साहब कह रहे हैं, पिछले दिनों में इनके एक सेनेटर ने प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज का बिल पेश किया था। तो हर पार्टी में हर सतह पे लोग हैं, हमें सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, सब तक पहुंचने की जरूरत है, जो भी जरिए हों, सिविल सोसाइटी के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरिए, राइटिंग्स के जरिए, सारी तरह से आवाज उठाने की जरूरत है। और जब तक ये बिल बनता नहीं है तब तक हमारी अपनी कम्युनिटी को जो प्रोटेक्शन है लॉ में उनको अवेल करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने कुछ मिसालें दी हैं कि ये लॉ है, जैसे हमारा 498 बी जो है वो बहुत ज्यादा है कि कोई मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। तो जब FIR कटाने लगे तो कम से कम ये चीजों का पता हो कि हमारे लॉ में अभी तक जो प्रिवेंशंस हैं हम उनको हमारी कम्युनिटी जो है वो अच्छी तरह से अवेल कर सके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं मेरा जो सवाल था बेसिकली मैंने इसलिए ख़वातीन की बात की, माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात की, क्योंकि जो ये सारा मामला हो रहा है फ़ोर्स कन्वर्जन का और फ़ोर्स मैरिजेज़ का, वो तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ही हो रहा है और ख़वातीन के साथ हो रहा है, तो इसलिए मैंने स्पेसिफ़ाई किया था। डेफ़िनेटली ये जो सारा मामला है वो तो पूरी कौम ने मिल के हल करना है और हमारी कोशिश भी यही है कि जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो काइंडली इसकी सेंसिटिविटी को समझें। और ये सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ ऐसे नहीं होता, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी बच्चियों के साथ इस तरह होता है कि जिसमें बहुत ही कम उम्री में शादी की जाती है और उनके मेडिकल मसाइल हैं और बहुत सारे उनके इश्यूज बनते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सारे पैनलिस्ट का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें हल भी बताए, फ्यूचर में इसकी कैंपेन्स कैसे की जा सकती हैं और वो सारी बातों को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू सैमसन साहब। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब। आप बहुत एक सरगर्म, हमेशा से बड़ी एक मौके पे खड़े होते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी तरह सेनेटर कामरान साहब, आप भी जो एक जहाँ भी कम्युनिटी के मामलात हैं, आप शिरा कोर्ट, और अब खबर ये भी है कि सारे मुजरम पकड़े गए, ये भी आपका एफर्ट है, हम इसको सलूट करते हैं और दुआ गो भी हैं, सबके लिए भी दुआ गो हैं। सेनेटर कामरान साहब, आपके लिए भी और सबके लिए भी, कहीं यहाँ पे ऐसा ना हो कि सिर्फ नहीं, सबके लिए दुआ करें। सबके लिए दुआ गो हैं कि मेहनत से काम करें। इसी तरह नबीला बहन, वाकई जब मैं फैसल कह रहा था दोबारा रिपीट ना हो, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ वुमन के लिए काम करती हैं। कभी नहीं सोचा। आपका बहुत शुक्रिया। और ये एक जो मिसरा कहा जाता है कि खुदा करे ना समझे कोई, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि खुदा करे वो समझे, वो ये समझे कि कल को हमारे साथ अगर हो तो फिर क्या होगा। तो अब नादरीन आपकी तरफ छोड़ते हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आप कैसे इसको मजबूत करते हो। आप सबका खुदा हामी हो, नासर हो। थैंक यू सो मच।